इस कहानी में छुपा है भ्रष्टाचार, राजनीति और अमानवीयता का ऐसा चेहरा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक निर्दोष लड़की के साथ हुए घिनौने अपराध ने न केवल उसकी जिंदगी को तबाह किया, बल्कि इस घोटाले के पीछे छिपे रसूखदार चेहरों को भी बेनकाब किया। क्या न्याय की उम्मीद में लगी इस आग को बुझाया जा सकेगा, या फिर यह मामला भी सिस्टम की अंधेरी गलियों में खो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए क्राइम दी स्टोरी के साथ। पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम द स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही क्राइम की दिलचस्प कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए हमेशा की तरह पूरी बारीकी से इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। समाज सेवा के नाम पर सरकारी मदद से चलने वाली संस्थाओं की हकीकत ज्यादातर कड़वी ही होती है, लेकिन सरकारी अफसरों से मिली भगत से सारी बातें दबी रह जाती हैं। अश्विन शर्मा मूक बधिर लड़कियों का हॉस्टल चलाता था। जब उसकी हकीकत खुली तो मोनिका पुरोहित इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र मूक बधिर पुलिस सहायता केंद्र की समन्वयक है। थाने में यह सहायता केंद्र उनके पति ज्ञानेंद्र पुरोहित की पहल पर खुला था। जानने वाले ही जानते हैं कि पुरोहित दंपति ने अपना जीवन मूक बधिरों के नाम कर रखा है। उनके कानूनी हकों के लिए ज्ञानेंद्र ने लंबी लड़ाई लड़ी है और वे आज भी उनकी किसी भी तरह की सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। मूक बधिरों के लिए जीवन समर्पित कर देने वाले पुरोहित दंपति के पास हजारों अहम और दिलचस्प अनुभव हैं। लेकिन 2 अगस्त 2018 को अपने कार्यालय में बैठी मोनिका को जो अनुभव हुआ वह शर्मसार कर देने वाला था। हुआ यूं था कि उस दिन आदिवासी बाहुल्य जिले धार के एक गांव की 2 मूक बधिर लड़कियां उनके पास आई थीं। अपने पति की ही तरह मोनिका भी मूक बधिरों की भाषा यानी साइन लैंग्वेज की अच्छी जानकार है, इसलिए मूक बधिरों को उनकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनके पास भेज दिया जाता है। ये दोनों लड़कियां यह जानने उनके पास आई थीं कि पढ़ाई के लिए वे कहां जाएं और इसके बाद उनका भविष्य क्या है। मोनिका के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, लिहाजा उन्होंने तुरंत साइन लैंग्वेज में इन लड़कियों को उनके सारे सवालों के जवाब दिए और यह कहकर उनका उत्साह बढ़ाया कि मूक बधिर होना एक कमी जरूर है, लेकिन यह कमी कोई अभिशाप नहीं है। साथ ही उन्होंने दोनों लड़कियों को उन सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी भी दी जिनके तहत सरकार दिव्यांग बच्चों को अपने खर्चे पर न केवल पढ़ाती लिखाती है, बल्कि हॉस्टल और खाने पीने का भी सारा खर्च उठाती है। लड़कियों से बात करते करते मोनिका को कुछ साल पहले उन्हीं लड़कियों के गांव से आई एक और मूक बधिर लड़की पार्वती बदला नाम की याद आई, जो इन्हीं की तरह उनके पास जानकारियां लेने आई थी। पार्वती की तरफ उनका ध्यान इसलिए भी गया था कि वह बेहद मासूम और खूबसूरत थी। उसने इंदौर में उन्हीं के पास रहकर 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें उससे कुछ ज्यादा ही लगाव था। उन्होंने जिज्ञासावश पार्वती के बारे में पूछा कि इन दिनों वह कहाँ है और कैसी है। पार्वती के बारे में सुनते ही दोनों लड़कियों के चेहरे सकपकाए और उनका रंग उड़ गया। दोनों की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया देखकर मोनिका चौंकी। वह समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। यह अंदेशा होते ही मोनिका ने दोनों को प्यार से पुचकारा तो उन्होंने जो सच बताया उसे सुनकर मोनिका सिर से लेकर पांव तक सिहर उठी। उन्होंने इन दोनों से उसके बारे में जो सुना उसे जानकर एक क्षण को उनके जहन में यह ख्याल भी आया कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो विकलांगों तक को नहीं छोड़ते। वह कुछ देर सकते की हालत में रहीं, लेकिन जल्द ही उन्होंने यह सख्त फैसला ले लिया कि वह उस हैवान को उसके किए की सजा दिलाने में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगी, जिसने एक ऐसी लड़की की जिंदगी नर्क बना दी जो बेचारी न बोल सकती है और न ही सुन सकती है। उन्होंने सोचा कि ऐसे हैवान को अगर सजा नहीं मिली तो उसके जैसे न जाने कितने हैवान भोली भाली मासूम मूक बधिरों को अपनी हवस और वासना का शिकार बनाते रहेंगे और उनके वहशीपन पर शराफत और समाज सेवा का चोला पड़ा रहेगा। दोनों लड़कियों ने मोनिका को बताया कि पार्वती का हाल बुरा है। वह भोपाल के जिस हॉस्टल में रह रही है उसका संचालक अश्विन शर्मा उसे घर नहीं जाने दे रहा, जबकि पार्वती की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मूक बधिर पार्वती मध्य प्रदेश में धार जिले के एक गांव की रहने वाली थी। ये इशारा ही मोनिका के दिमाग की घंटियां बजा देने के लिए काफी था। कुछ सोचने के बाद मोनिका ने पार्वती के घर फोन किया और सारी बात बताई। इसके अगले दिन ही पार्वती का भाई उसे लेने के लिए भोपाल रवाना हो गया। 4 अगस्त को वह भोपाल पहुंचकर हॉस्टल के संचालक अश्विन से मिला और समझदारी दिखाते हुए यह बहाना बनाया कि घर में जरूरी काम आ गया है, इसलिए पार्वती को तुरंत ले जाना है। अश्विन उसकी मंशा समझ नहीं पाया और उसने पार्वती को यह सोचते हुए जाने दिया कि चिड़िया जाएगी, कहाँ 2 से 4 दिनों में अपने पिंजरे में वापस आ जाएगी। सधी एक्टिंग करते हुए पार्वती का भाई अपनी बहन को वहां से धार होते हुए इंदौर में मोनिका के पास ले गया। मोनिका को देखते ही पार्वती उनके सीने से लगकर फपक फपक कर रो पड़ी। अपने ऊपर हुए अत्याचारों की कहानी कहने के लिए उसके आंसू ही काफी थे, जिन्हें किसी जुबान की जरूरत नहीं थी। लेकिन अश्विन को उसके कुकर्मों की सजा दिलवाने के लिए महज आंसू ही काफी नहीं थे,
इसलिए उन्हें शब्द देना जरूरी हो गया था। लिहाजा पार्वती ने अपनी अपबीती मोनिका को विस्तार से सुना दी। पार्वती की अपबीती सुनकर मोनिका ने धार के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बताई। चूंकि मामला गंभीर था, इसलिए उन्होंने डीआईजी और आईजी को भी सूचना दे दी। नतीजतन 8 अगस्त 2018 को धार थाने में पार्वती की रिपोर्ट दर्ज की गई। अश्विन शर्मा के खिलाफ एफआईआर नंबर 0 पर मामला दर्ज करते हुए डायरी भोपाल के अवधपुरी थाने भेज दी गई। अवधपुरी भोपाल के रायसेन रोड पर स्थित एक विकसित रिहायशी इलाका है। यहाँ की एक कॉलोनी क्रिस्टल आइडल सिटी में दिव्यांगों के लिए एक हॉस्टल संचालित होता है, जिसका संचालक 35 वर्षीय अश्विन शर्मा है। उसी के हॉस्टल में पार्वती कैद थी। यहीं पर अश्विन ने 3 डुप्लेक्स फ्लैट किराए पर ले रखे थे। संस्था के साथ साथ यहीं उसका कृतार्थ नाम से हॉस्टल भी है। अब तक क्रिस्टल आइडल सिटी और अवधपुरी के लोग यही जानते थे कि अश्विन समाज सेवी है और दिव्यांग बच्चियों की मदद करता है। इस बाबत अक्सर वह बड़ी बेचारगी से कहता भी था कि उसका बेटा भी दिव्यांग है, इसलिए वह समाज सेवा का यह काम करता है। आजकल तमाम जगहों पर ऐसी संस्थाएं और हॉस्टल हैं, इसलिए लोगों को हैरानी नहीं होती। अश्विन को मूक बधिर लड़कियों के आवास और खाने पीने के लिए प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग से आर्थिक सहायता मिलती थी। जैसे ही पुलिस ने अश्विन को गिरफ्तार किया, मामले ने राजनैतिक तूल पकड़ लिया, क्योंकि मामला एक मूक बधिर आदिवासी लड़की से हॉस्टल के संचालक द्वारा रेप केस बलात्कार का था। अश्विन की गिरफ्तारी की खबर देश भर में आग की तरह फैली, क्योंकि इन्हीं दिनों बिहार और उत्तर प्रदेश के इसी तरह के दुराचारों को लेकर सड़क से संसद तक हल्ला मचा हुआ था और लोग सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, जो मासूम दिव्यांग लड़कियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। अभी पार्वती के साथ हुई ज्यादती पूरी तरह लोगों के सामने नहीं आई थी, लेकिन अश्विन की गिरफ्तारी के दूसरे दिन इंदौर के हीरानगर थाने में 2 और सगी मूक बधिर बहनों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि अश्विन अपने हॉस्टल में उनके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करता था। अश्विन की हैवानियत पूरी तरह 11 अगस्त 2018 को उजागर हुई, जब हो हल्ला मचने के बाद धार थाने में एक और लड़की सुनीता, बदला हुआ नाम, ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि अश्विन ने उसके साथ बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य किया था। अश्विन के पापों का घड़ा फूटा तो लोग उबल पड़े, लेकिन इस घड़े में पहला पत्थर मारने वाली 20 वर्षीय पार्वती ही थी। पार्वती लगभग 3 साल पहले अश्विन के संपर्क में आई थी। 10वीं का इम्तिहान पार्वती ने 2015 से 16 में पास किया था। सामाजिक न्याय विभाग ने उसे आगे पढ़ने के लिए भोपाल भेजा था। भोपाल में उसे गैस राहत विभाग के गोविंदपुरा स्थित ITI में एडमिशन मिला था। यहाँ ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी उठाने वाले सामाजिक न्याय विभाग ने ही उसे अश्विन शर्मा के अवधपुरी स्थित हॉस्टल भेजा था। पार्वती जब हॉस्टल रहने आई, तब वहाँ कई लड़कियां रहती थीं। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जब लड़कियां घर जाने लगीं, तो अश्विन ने 4 लड़कियों को ट्रेनिंग के बहाने रोक लिया। उसी वक्त उसने इन लड़कियों को यह भी बताया कि अब उन्हें हॉस्टल के बजाय उसके घर पर रहना पड़ेगा। 2016 की दिवाली के दिनों में अश्विन ने राक्षसी तरीके से पार्वती के जिस्म से छेड़छाड़ की थी, जिससे उसे कई दिनों तक दर्द सहना पड़ा। उस रात अश्विन जबरन उसके बिस्तर में घुस गया था। 24 दिसंबर 2016 को अश्विन ने पार्वती का बलात्कार किया था। उस रात उसकी मंशा देख पार्वती ने उसके हाथ पांव जोड़ते हुए बख्शने की मिन्नतें की थीं, लेकिन इस हैवान का दिल नहीं पसीजा। अश्विन जब बिस्तर से बाहर निकला, तब लुटी पिटी पार्वती के कपड़े खून से सन गए थे। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे और उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इंदौर के हीरानगर थाने में जिन 2 बहनों ने रिपोर्ट लिखाई थी, उन्होंने पुलिस को बताया था कि अश्विन ने उनके साथ भी बलात्कार की कोशिश की थी, पर दोनों बहनें उसकी पिटाई कर इंदौर भाग आई थीं, लेकिन उन्होंने अश्विन के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। जब वह गिरफ्तार हुआ तो उन्हें हिम्मत बंधी। यह मामला इंदौर में FIR संख्या 0 पर दर्ज किया गया। धार की सुनीता ने बताया था कि अश्विन जबरन उसे अश्लील रेप केस वीडियो दिखाता था। इस पर उसने मना किया तो अश्विन ने उसकी पिटाई भी की। सुनीता के मुताबिक हॉस्टल में लड़कियों से नौकरानियों की तरह काम करवाया जाता था और अश्विन कम उम्र लड़कियों के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन क्रियाएं करता था। इन चारों लड़कियों ने अलग अलग दिन साइन लैंग्वेज में जो आपबीती सुनाई, वह वाकई दिल दहला देने वाली निकली। पता चला कि गरीब घरों की मूक बधिर लड़कियों की इमदाद के नाम पर कैसे कैसे शोषण किया जाता है। इन मामलों के उजागर होने पर भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शन हुए, हाय हाय के नारे लगे और खूब राजनीति भी हुई। इसमें सामाजिक न्याय विभाग की संदिग्ध भूमिका भी सामने आई। अश्विन के बारे में पुलिस कोई खास जानकारी नहीं दे पाई, सिवाय इसके कि उसके पिता 65 वर्षीय राजेंद्र शर्मा रेलवे से रिटायर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं। राजेंद्र शर्मा चाहते थे कि अश्विन भी पढ़ लिख कर अफसर बने, पर ऐसा नहीं हो पाया, तो पैसा कमाने के लिए वह कैटरिंग का काम करने लगा। कैटरिंग का धंधा साल भर नहीं चलता,
इसलिए अश्विन ने मेस चलाना शुरू कर दिया। हॉस्टल और मेस वह भी सरकारी मदद से चलाना खासे मुनाफे का धंधा है, इसलिए अश्विन की महत्वाकांक्षाओं को पर लग गए। जल्द ही इस चलते पुर्जे ने कई नेताओं और अधिकारियों की नजदीकियां और कृपा हासिल कर ली और हॉस्टल खोल लिया। आदिवासी कल्याण विभाग में अश्विन का दखल बढ़ा तो उसे पता चला कि आदिवासी बच्चों का सारा खर्च सरकार उठाती है, लिहाजा उसने अपनी जान पहचान का फायदा उठाते हुए आदिवासी लड़कियों का हॉस्टल खोल लिया। देखते ही देखते उसके हॉस्टल में 21 लड़कियां हो गईं। इनमें से एक पार्वती भी थी। अश्विन ने देखा कि जेब में घूस का पैसा और मुंह में खुशामद की मिठास हो तो सब चलता है, और वाकई सब चलने लगा। विभाग से उसे प्रति छात्र लगभग 4,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता मिलने लगी तो वह मालामाल हो गया। हॉस्टल में 21 लड़कियां रह रही थीं, लेकिन उसे पैसा 74 लड़कियों के हिसाब से मिल रहा था। यहाँ तक बात हर्ज की नहीं थी, लेकिन जब उसकी कुत्सित नजर इन जवान होती लड़कियों पर पड़ी जो न बोल पाती और न सुन पाती, तो उसके भीतर बैठा राक्षस अंगड़ाइयां लेने लगा। इस बात का भी पुलिस पूरी तरह खुलासा नहीं कर पाई कि अश्विन की पत्नी भी हॉस्टल में देखभाल करती थी, तो उसे भी सह अभियुक्त क्यों नहीं बनाया गया। हालांकि अश्विन के पिता का कहना है कि बहू भोपाल में ही रहती है और 1 साल से अलग रह रही है। इस बयान में दम इस लिहाज से नहीं है क्योंकि जिन दिनों पार्वती, सुनीता और दूसरी 2 बहनों के साथ अश्विन ने ज्यादती की थी, उन दिनों उसकी पत्नी साथ ही रहती थी। अश्विन अब जेल में है, लेकिन इस घृणित मामले के कई पेंच या गुत्थियां किसी को समझ नहीं आ रही हैं। इस घृणित मामले के उजागर होते ही लोगों में गुस्सा तो था ही, साथ ही यह भी शक था कि बिना सरकारी विभागों की मिलीभगत के ऐसा होना मुमकिन नहीं। अश्विन के ठाट बाट और सामाजिक न्याय विभाग से नजदीकियों की वजह से अवधपुरी के अधिकतर लोग अश्विन के हॉस्टल को सरकारी ही समझते थे। जैसे ही यह हैवान पकड़ा गया तो हड़कंप भी खूब मचा। सबसे पहले सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों ने ही कहना शुरू किया कि अश्विन से उनका किसी भी तरह का सरकारी संबंध नहीं है। विभाग से तो उसे बस सरकारी इमदाद भर मुहैया कराई जा रही थी, बाकी उसने जो अपराध किया उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। लेकिन लोगों का शक बजाय कम होने के और गहराता जा रहा था, क्योंकि पुलिस जिस तरह से अश्विन के मामले में ढिलाई बरत रही थी वह सहज किसी के गले नहीं उतर रही थी। इस ढिलाई के अपने अलग मायने थे। ये एक तरह से सामाजिक न्याय विभाग और आदिवासी कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिया गया मौका था कि वे अपनी कागजी करतूतों पर लीपापोती कर लें। पेंच ही पेंच इस मामले में ऐसा हुआ भी, लेकिन पूरी तरह नहीं हो पाया। पुलिस 12 अगस्त को पीड़िताओं को मोनिका पुरोहित और उनके पति ज्ञानेंद्र पुरोहित के साथ शिनाख्त के लिए घटना स्थल पर ले गई, जहां लड़कियों ने बताया कि किस तरह उनके साथ यह हैवान दुष्कर्म करता था। 31 अगस्त को आखिरकार आधिकारिक तौर पर यह उजागर हुआ कि सामाजिक न्याय विभाग ने पीड़िताओं को शासन की योजना के तहत साल 2015 में दाखिला दिया था। उन्हें कृतार्थ हॉस्टल में भेजा गया था, जिसका मालिक अश्विन शर्मा था। ताज्जुब की बात यह सामने आई कि अश्विन जिस एनजीओ के माध्यम से हॉस्टल चलाकर सरकारी सहायता ले रहा था वह एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं था। यह बात बहुत बड़े घपले की तरफ इशारा कर रही थी। उसे दिए गए पैसे का कभी उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं मांगा गया था, जो कि एक अनिवार्य सरकारी प्रक्रिया है। ये कम हैरानी की बात नहीं कि सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों ने इस बाबत कोई लिखित अनुबंध न करके मौखिक अनुबंध को महत्व दिया था, जिसका कानूनन कोई खास महत्व नहीं होता। यह बात भी शायद मजबूरियों के चलते इस विभाग ने मानी, क्योंकि लाखों रुपए का भुगतान अश्विन के बैंक खाते में किया गया था, जिसे छिपाना मुश्किल था। इतना ही नहीं, इस मौखिक अनुबंध के पहले अश्विन का हॉस्टल केवल लड़कों का था, जिसमें जाने क्यों लड़कियों को रहने दिया गया। नियमों के मुताबिक अश्विन के हॉस्टल में रह रही छात्राओं की हाजिरी भी नहीं ली जाती थी, और न ही सामाजिक न्याय कल्याण विभाग के अधिकारियों ने छात्रावासों का भौतिक सत्यापन किया। सरकारी विभाग भी दोषी था। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 10 अगस्त 2018 को एसआईटी गठित की, जिसकी रिपोर्ट उसके मुखिया राहुल लोढ़ा ने भोपाल कलेक्टर को 31 अगस्त को सौंपी। तब यह अनियमितताएं आधिकारिक तौर पर उजागर हुईं। उस दिन एसआईटी ने विशेष न्यायाधीश पंकज गौड़ की अदालत में दूसरा चालान पेश किया था। करीब 850 पृष्ठों के इस चालान में किसी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध नहीं बताई गई। खुद पुलिस वालों की संदिग्ध भूमिका इसी बात से उजागर होती है कि उसने एफआईआर में अश्विन की उम्र, पिता का नाम और पता तक नहीं लिखा था। इसका नतीजा यह निकला कि पार्वती और दूसरी लड़कियों के शोषण की बड़ी वजह भ्रष्टाचार और घूसखोरी थी, जिसका कोई जिक्र जानबूझकर नहीं किया जा रहा था। सरकार किसी को एक पैसा भी देती है तो उसकी पूरी लिखापढ़ी करती है, और यह पैसा इमदाद की शक्ल में हो तो तबीयत से पैसों की छीनाच पटी चलती है। जाहिर है अश्विन विभाग को तगड़ी रिश्वत दे रहा था, तभी तो राजा महाराजाओं की तरह उसे मौखिक अनुबंध पर मदद दी जा रही थी। 20 दिनों तक पुलिस गिरफ्तारी, चालान और रिमांड का खेल खेलती रही। इससे सामाजिक न्याय विभाग ने अपने कितने पाप ढक लिए, इसका अंदाजा लगाना अब मुश्किल है। चारों पीड़िताएं अब सदमे से उबरने के बाद संतुष्ट हैं कि अश्विन को जेल हो गई और अब उसे सजा भी मिलेगी।
सजा मिलनी तो तय है, पर वह उसके अपराध के अनुपात में होगी। इसमें जरूर शक है, क्योंकि मामले में 87 गवाह पेश होंगे, जिनमें विरोधाभास आना स्वाभाविक बात है। इसका फायदा शातिर अश्विन को मिल सकता है, जो जेल में बैठा पुलिस से कागज, पेन और कानून की किताबों की मांग करता है। यह हैवान अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा और अपने लिए वकील भी नहीं कर रहा है। इससे तय है कि उसके दिमाग में अलग कोई खिचड़ी पक रही है। एसआईटी ने यह जरूर माना कि अश्विन ने फरवरी 2016 में 132 नंबर के डुप्लेक्स यानी हॉस्टल में पीड़िता से उस वक्त ज्यादती की थी जब वह बाथरूम से नहाकर निकल रही थी। अश्विन ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था। उम्मीद के मुताबिक इस मामले पर भी खूब सियासत गरमाई। कांग्रेस की मीडिया प्रभारी तेज तर्रार नेत्री शोभा ओझा ने एक पत्रकार वार्ता में एक वीडियो जारी करते हुए भाजपा और आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया। इस बाबत उन्होंने जो वीडियो पत्रकारों को दिखाया, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अश्विन शर्मा के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि अश्विन शर्मा को मुख्यमंत्री और आरएसएस का संरक्षण मिला हुआ है। धरना प्रदर्शनों के जरिए भी कांग्रेस ने भाजपा को घेरने में चूक नहीं की, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाएगी। भाजपा के पास शोभा ओझा के आरोपों का कोई ठोस जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि वे बलात्कार पर राजनीति कर रही हैं। अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोभा ओझा ने सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव को घेरते हुए कहा कि उनकी भूमिका इस मामले में संदिग्ध है, इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। शोभा ओझा के मुताबिक अश्विन शर्मा के हॉस्टल को 74 बच्चों का अनुदान मिल रहा था। उन्होंने अश्विन के एनजीओ के पंजीयन पर भी सवाल उठाया। राजनीति करना कहीं से गलत नहीं कहा जा सकता। इस मामले में भी राजनीति नहीं होती तो पुलिस और ढिलाई बरत सकती थी, तब सामाजिक न्याय विभाग की कारगुजारियां भी सामने नहीं आ पाती। अब देखना दिलचस्प होगा कि अश्विन को कब और कितनी सजा मिलती है। साफ दिख रहा है कि इस पूरे मामले को सामने लाने वाली मोनिका पुरोहित की गवाही काफी अहम होगी। दोस्तों, अगर आपको इस केस के बारे में कुछ कहना हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। साथ ही चैनल क्राइम दी स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और दिलचस्प और सच्ची क्राइम कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।